नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका व्याकरण की पाठशाला में। और आज 1 जून आपकी छुट्टियों के दिन शुरू हुए हैं। गर्मी का मौसम है, सभी बच्चे अपने घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई की तैयारी करें। अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि जब भी अपने बच्चों को फ़ोन दें, उनके पास में बैठें। जब तक बच्चा फ़ोन ठीक ठाक देख रहा है, वो पढ़ रहा है, तब तक उसकी निगरानी रखें। अगर आपका बच्चा और कुछ देखने की कोशिश करे तो उससे फ़ोन छीन ले। जी हाँ, और मेरी अध्यापकों से प्रार्थना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने बच्चों को भेजें। अगर आपको अच्छी ना लगे तो इस वीडियो को ना भेजें। जी हाँ, तो आज हमने आपके लिए जो विषय रखा है हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक, भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी व्याकरण में हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, जबकि हमारी मातृभाषा है, इसमें बच्चे आमतौर पर कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन सभी स्कूलों में अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर दिए जाने की वजह से हमारे बच्चे कमज़ोर हो गए हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की हिंदी की तैयारी अच्छी करवाई जाए, मैंने हिंदी व्याकरण की इस तैयारी को सोचा है, इस विषय में सोचा और आप सबके साथ में ये साझा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इन वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूर सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण में उदाहरण के बगैर, एग्जाम्पल के बगैर कोई भी परिभाषा पूरी नहीं मानी जाती है। आप किसी भी चीज़ की परिभाषा दे रहे हो तो सबसे ज़रूरी होती है आप उसमें उदाहरण दें, जैसे इस प्रकार से। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज के टॉपिक के में मैंने आपको भी बताया भी है, भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, वैसे तो 3 रूप हैं, लेकिन तीसरा रूप कभी कभी प्रयोग में आता है, ज़्यादा उसका प्रचलन नहीं होता है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं। नंबर 1, लिखित। हम अपने विचारों को दूसरों तक लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे मोबाइल में मैसेज डालते हैं, एसएमएस डालते हैं, व्हाट्सएप पे हम डालते हैं। इस प्रकार से हम लिखकर दूसरों को अपने विचार, या फिर अखबार को हम पढ़ते हैं, वो लिखे हुए होते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर और भी हैं जिसको हम देखते हैं। हम अपनी किताबों को देखते हैं, किताबों में लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ के उनके विचारों को समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। भाषा के लिखित रूप, ये भाषा का एक रूप है। दूसरा, मौखिक। मौखिक भाषा में हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं या फिर अपने विचारों को दूसरों तक किसी माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसे आकाशवाणी पर हम न्यूज़ सुनते हैं, या फ़ोन के माध्यम से हम बात करते हैं, या फिर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसको कहते हैं भाषा का मौखिक रूप। तीसरा इसका रूप जो है वो है सांकेतिक। सांकेतिक रूप का प्रयोग कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि इशारों में बात करना, संकेत के माध्यम से अपने भाव को दूसरों तक भेजना, ये सांकेतिक होता है। तो इस प्रकार से भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, तीसरा कभी कभी प्रयोग में आता है। आप इसको 3 रूप भी मान सकते हो। इस वीडियो में 4ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों की हिंदी की व्याकरण की तैयारी करवाई जा रही है और ये लगभग 15 या 20 दिन तक चलने की संभावना है। डेली की एक वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएंगे। इससे आगे हम बात करते हैं, भाषा का एक अपरूप भी है। भाषा एक बड़े लेवल की बात होती है, बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। भाषा होती कैसे है? वैसे तो हम बोलते हैं, ये भी एक भाषा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाषा और बोली, इसमें अंतर क्या है। भाषा का दर्जा बोली को कब मिलता है? ये एक अहम बात है कि भाषा का दर्जा बोली को, यानी बोली का अपग्रेड, बोली को उच्चतम स्थान कैसे मिलता है। जब किसी साहित्य की रचना बोली में की जाती है, जब किसी साहित्य की रचना बोली में की जाती है तो वो बोली ना रह करके भाषा बन जाती है। हमारे देश की
राजभाषा हिंदी है, लेकिन भारत में 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा है, 22 बोलियों को भाषा का दर्जा दिया गया है। आपने देखा है कि किसी भी नोट पर लगभग 15-17 भाषा लिखी होती हैं। 15-17 भाषाओं में वो लिखा होता है। 50 का नोट है तो 50 रुपये, 50 रुपये 50 ऐसे ऐसे लिखा होता है। जिस बोली को भाषा का दर्जा दिया जाता है, वो बोली भाषा का दर्जा तब प्राप्त करती है जब उसमें किसी साहित्य की रचना की जाए। जैसे हरियाणवी में किसी साहित्य की रचना नहीं हुई है तो ये एक बोली है, ये भाषा नहीं है। पंजाबी है, पंजाबी एक भाषा है क्योंकि इसमें गुरु ग्रंथ की रचना की गई है। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ की रचना की थी, वो लिखा था, इसलिए इसको भाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में 22 बोलियों को भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे पंजाबी है, हिंदी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, बंगला है, मराठी है, गुजराती है, भोजपुरी है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलियां हैं, जिनको भाषा का दर्जा दिया गया है। बोली एक सीमित क्षेत्र में होती है, भाषा एक बड़े लेवल पे होती है। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं इसके बारे में कि इससे आगे चल के जो बोली होती है लिपि। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिखाई के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया जाता है वो किसी भी भाषा के चिन्ह हो सकते हैं। लिखाई के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया जाता है वो लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी में हम ABCD ये लिखते हैं, हिंदी में हम क्या लिखते हैं, ए आ कै ख ग घ अंग। ये लिपि है। हिंदी की लिपि, संस्कृत की लिपि और मराठी की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो अलग अलग प्रकार की लिपियां होती हैं जो लिखाई के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं, एक चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे ए लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है, वो एक चिन्ह है कि इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। लिखाई के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया जाता है वो लिपि कहलाती है। और इन सब का ज्ञान कैसे होता है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसका बोध हमें कौन कराता है? इसका बोध जो हमें कराता है वो कराता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलने का बोध कराता है। हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसका जो बोध कराता है उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा, या फिर कर्म आएगा फिर क्रिया आएगी। इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला व्याकरण करता है। जो व्याकरण है वो भाषा की शुद्धि और अशुद्धियों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने का ज्ञान कराता है। जैसे मैं गया खेत में, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? पता नहीं। मैं खेत में गया, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? इस बात की जानकारी जहाँ से मिलती है, हमें पता होता है कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। कर्म वाइज, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सारी चीज़ें, संयोजक शब्द जो भी है, क्रिया विशेषण है, कारक है, विभक्ति है, जो भी लगता है उस पूरे को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध लिखने और बोलने का बोध होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचारों में जैसे स्वर और व्यंजन, ये वर्ण है हमारे। स्वर और व्यंजन ये वर्ण हैं। इनके बारे में, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनकी शुद्ध वर्तनी क्या है,
इनको शुद्ध कैसे बोला जाता है, वर्णों को, इसकी जानकारी व्याकरण से मिलती है। यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजनों की जानकारी होती है कि स्वर और व्यंजनों का सही उच्चारण हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे होना चाहिए था। दूसरा, शब्द विचार, जब दो वर्णों के, स्वरों के, व्यंजनों के मेल से कोई शब्द बनता है, दो वर्णों के दो स्वर या व्यंजनों के मिलने से जो शब्द बनता है वो होता है शब्द विचार। अब वो शब्द सार्थक है या निरर्थक है, उसका कोई अर्थ है या नहीं है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है, और वो व्याकरण का एक रूप है शब्द विचार। यानी कि जहाँ शब्दों के मेल को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, शब्द विचार होता वो। इससे आगे वाक्य विचार। वाक्य विचार, अब वाक्य विचार में क्या होता है, जब हम शब्दों का, वर्णों का, स्वर व्यंजनों का, सभी का विस्तृत से एक बड़ा वाक्य बना लेते हैं, एक लंबी लाइन हम बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं गया खेत में, या मैं खेत में गया, इसकी जानकारी जो होती है एक पूरा वाक्य है, अपने आप में सार्थक है, इसमें अशुद्धियाँ कहाँ हैं, तो ये वाक्य विचार होता है कि जब वाक्य में कहीं अशुद्धि होती है तो उसको वाक्य विचार कहा जाता है कि वाक्य विचार में कौन सी शुद्धि है। और इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी भाषा है, विशेष जानने योग्य, जो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भाषा भी 3 प्रकार की होती है: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। मातृभाषा के बारे में आपको पहले बताता हूं। मातृभाषा जो हम बचपन से सीखते आए हैं, माता पिता से हम सुनते आए हैं, या जन्म के बाद सबसे पहले हम जिस भाषा में आचार विचार व्यवहार करते हैं, उसे मातृभाषा कहा जाता है, वो हमारी मातृभाषा है। इससे आगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसको हम बोली भी कह सकते हैं, एक भाषा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास में जो भी लोग हैं, वो किस प्रकार की बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं, वो राष्ट्रभाषा होती है। ये एक बड़े लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे। मातृभाषा तो हम अपने परिवार में यूज करते हैं, घर में परिवार में जो यूज करते हैं वो होती है मातृभाषा। समाज में और उससे आगे चल के जो हम बात करते हैं वो होती है राष्ट्रभाषा। और राजभाषा, राजभाषा किसी भी देश की वो भाषा मानी जाती है जिसमें उसका सारा राजकीय काम चलता है। यानी कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, और इस राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत का संपूर्ण कार्य हिंदी में चलता है क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। आज समय परिवर्तन के साथ साथ हिंदी के स्थान पर हमने अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया है, और कभी कभी हम हिंदी की बजाय अंग्रेजी में आचार व्यवहार ज़्यादा करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी राजभाषा हिंदी है। इसलिए जिस देश की जो राजभाषा होती है, उस देश का सारा कामकाज उसी भाषा में चलता है। अमेरिका की अंग्रेजी है, चीन की चाइनीज़ है, तो ये सारी वहाँ चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ भाषा में ही उनका राज का, पूरे देश का कामकाज होता है। उनकी एक कॉमन भाषा होती है। भारत की एक कॉमन भाषा है पूरे देश की, हिंदी, जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा का दर्जा देना अलग है, भाषा का दर्जा दिया जा सकता है, उसकी परिभाषा मैंने आपको अलग बताई है। राजभाषा की परिभाषा मैं आपको अलग बता रहा हूँ। राजभाषा अलग होती है, राजभाषा एक होती है, भाषा बहुत सारी होती हैं, बोलियां उससे भी ज़्यादा होती हैं। राजभाषा एक होती है, भाषा उससे ज़्यादा होती हैं, बोलियां भाषाओं से भी ज़्यादा होती हैं। तो आज इतनी ही क्लास में आपसे लेना चाहता था। मुझे उम्मीद है सभी अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थियों, अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, एक टॉपिक पर लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा कि मेरे
जितना भी मुझे अनुभव है वो मैं आपसे साझा करूं। नमस्कार, जय हिंद।